गुड्डू कुमार टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो आज प्राचीन इतिहास का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आज बात करेंगे दोस्तों मौर्य वंश से कि मौर्य वंश का स्थापना भारत में कब किया गया, यानी कि मौर्य वंश का स्थापना कब किया गया था। तो शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो मौर्य वंश के जानकारी के दो स्रोत हैं। मौर्य वंश के जानकारी के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं दो स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत मिलते हैं दोस्तों। तो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत और दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत से मौर्य वंश की जानकारी का पता चलता है और पुरातात्विक स्रोत का जब अध्ययन करते हैं हम लोग तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है दोस्तों। तो पहला है साहित्यिक में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इस पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी का इसमें स्रोत मिलता है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, जो इसके रचनाकार थे या लेखक थे जो कौटिल्य जी थे, या इसको चाणक्य भी कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखे हैं। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक से जब पढ़ते हैं हम लोग तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति के ऊपर है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि उस समय जो राजा होते थे अपने प्रजा में किस प्रकार शासन करते थे, अपने प्रजा पर किस प्रकार से शासन करते थे। तो सबसे ज्यादा जानकारी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसी से मिलता है मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद अगला पुस्तक इंडिका है। इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा रचित इस पुस्तक है, इस पुस्तक से भी मौर्य वंश के जानकारी मिलता है। उसके बाद पुराण है। जो पुराण है, जैसे हम लोग का महाभारत है, ये महाभारत भी पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास के क्रम में मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत मिलता है। उसके बाद मुद्राक्षस है। मुद्राक्षस के लेखक जो विशाखदत्त जी हैं, ये भी पढ़ते हैं हम लोग तो मौर्य वंश की जानकारी का साहित्य स्रोत मिलता है। अगला है कि बौद्ध जैन ग्रंथ। बौद्ध जैन ग्रंथों के द्वारा भी ये मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। इसी प्रकार है पुरातात्विक से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी का स्रोत मिलता है। पहला है अशोक के शिलालेख। अशोक के जितने भी शिलालेख था, शिलालेख से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। जो अशोक जी जो पत्रों पर अपना लेख लिखवाए थे, उस लेख से अध्ययन से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। उसके बाद भवन से भी, स्तूप से भी, मृदभांड से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। और जूनागढ़ का जो अभिलेख था, इस अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी का काफी स्रोत मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है तो वो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, जो राजनीति के ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है, इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी का काफी पुख्ता स्रोत इसी से मिलता है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, ये राजनीति के ऊपर पुस्तक है और इसके जो रचनाकार थे या लेखक थे वो थे कौटिल्य जी या चाणक्य या विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्तियों का नाम है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और इस पुस्तक को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी का काफी स्रोत मिलता है। उसके बाद इंडिका पुस्तक है। इस पुस्तक से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। पुराण से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। बौद्ध जैन ग्रंथों से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। अब बात आता है कि मौर्य वंश का स्थापना कैसे हो गया। मौर्य वंश का स्थापना कैसे हो गया, तो मौर्य वंश का जो स्थापना हुआ था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इसके ऊपर एक कहानी है कि मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ था। तो मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ था, एक समय की बात है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के राज दरबार में जो कौटिल्य जी थे या जो विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध है या जो चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है, ये घनानंद के राज दरबार में रहते थे। तो जो ये घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, बहुत ही अत्याचारी, निरंकुशवादी एवं क्रूर शासक था।
इनको अपमानित करके, कौटिल्य को अपमानित करके, चाणक्य को अपमानित करके या विष्णुगुप्त को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिए। तब कौटिल्य को बहुत दुख हुआ, वे इससे दुखित हो गए और आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और आगे चलकर इन्हीं के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। ये जो कौटिल्य जी थे, जो चाणक्य जी थे, जो कौटिल्य थे, इनका ही नाम विष्णुगुप्त है। तीनों एक ही नाम है, चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए। ये कभी नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के राज दरबार में रहा करते थे। लेकिन जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद जी थे, बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही अत्याचारी शासक थे। और ये जो शासक थे, कौटिल्य को एक दिन अपने राज दरबार में लज्जित करके इनको बाहर निकाल दिए, यहाँ से इनको बाहर निकाल दिए थे, जिससे चाणक्य को या कौटिल्य को बहुत दुख हुआ था, बहुत अपमानित हुए थे। तब जाकर आगे चलकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है। और आगे जो चाणक्य हैं, जो कौटिल्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कहलाए। यानी कि जो चाणक्य थे या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। और जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक को क्या किए थे? तो पराजित कर दिए थे। अब बात आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, कब से कब तक शासन चलता है? तो 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। यानी कि 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए। चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लेकर काफी विवाद है, इनको धर्म के लेकर, इनको कास्ट को लेकर, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे आखिर किस जाति से बिलोंग करते थे, किस कास्ट से ये बिलोंग करते थे। तो बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। जो बौद्ध जैन ग्रंथ है, जो बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य जी को क्षत्रिय कहा गया है। जबकि जो मुद्राक्षस है, मुद्राक्षस में इसे शूद्र कहा गया है। जैसे हमारे समाज में 4 जाति है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक उसी प्रकार बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। जबकि जो मुद्राक्षस है, इस मुद्राक्षस में इसे शूद्र कहा गया है। और जो ये मुद्राक्षस यहाँ पर है, इस मुद्राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवरण है, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो विवरण है कि नंद वंश को ये पराजित किए थे, ये विवरण मुद्राक्षस में ही पढ़ने को मिलता है। जस्टिस एस डेपो इतिहासकार है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहे हैं। जो जस्टिस एस डेपो इतिहासकार है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहे हैं। तथा एपियन प्लूटार्क इतिहासकार है, इन्होंने एंड्रोकोटस कहे हैं। इनको नाम एंड्रोकोटस कहे हैं। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान की है। ये बोलते थे, जो जस्टिस एस डेपो इतिहासकार है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोले हैं, जबकि एपियन प्लूटार्क इतिहासकार इसे सेंड्रोकोटस बोले हैं। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इन दोनों व्यक्तियों के नाम को आगे चलकर विलियम जोन्स बताए हैं कि यही सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, यही चंद्रगुप्त मौर्य जी है। इसका पहचान विलियम जोन्स जी किए हैं। सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। जो ये सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। अब आता है कि सेल्यूकस कौन थे? तो सेल्यूकस ये जब भारत में सिकंदर शासन कर रहा था, तो भारत से जब सिकंदर लौट गया, यानी कि इस राज्य को छोड़कर जाने लगा, भारत को छोड़कर जाने लगा, तो अपने वहां के एक राजा सेल्यूकस को अपना राज्य वहां पर दे देता है और बोलता है कि आपसे इस क्षेत्र को आप ही संभालिए। तो उसी सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईस्वी में युद्ध होता है, सामना होता है और युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में सेल्यूकस की पराजय हो जाती है।
इस युद्ध में जो सेल्यूकस था पराजित हो जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस इस युद्ध में हार जाता है। और हारने के बाद यहाँ पर एक संधि किया जाता है, यहाँ पर एक संधि किया जाता है। और संधि के बाद जो मेगास्थनीज हैं ये पहले सेल्यूकस के राज दरबार में रहते थे, लेकिन संधि हो जाने के बाद ये जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका स्वागत करते हैं और इनको 500 हाथी दान में दे देते हैं। ये हेरला जो इतिहासकार है इनका मत है कि जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जी थे 500 हाथी मेगास्थनीज को दान में दे देते हैं। और इसके बदले में जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य को भी कंधार और तक्षशिला के क्षेत्र को सौंप देता है कि कंधार और तक्षशिला जो क्षेत्र है इसको आप संभालिए और आगे चलकर सेल्यूकस की पुत्री का शादी मेगास्थनीज से करवा दिया जाता है। और आगे चलकर सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका शादी मेगास्थनीज से करवा दिया जाता है। उसके बाद जो जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को रौंद दिए थे। 6 लाख सेना से भारत को रौंद दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला में, यानी कि श्रवणबेलगोला में 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। वो संलेखन संसार पद्धति के द्वारा, यानी कि संलेखन संसार पद्धति क्या है तो इसमें उपवास रहा जाता है, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए इनका मृत्यु हो जाता है। तो इसी को ही संलेखन संसार पद्धति कहते हैं, यानी कि उपवास रहना, अन्न जल को ग्रहण नहीं करना। और इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है 298 बीसी श्रवणबेलगोला में। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है बिंदुसार। इनके मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है बिंदुसार, जो 298 बीसी से 273 बीसी तक इस गद्दी को संभालता है। तो बिंदुसार को इतिहास में अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहा गया है। जो बिंदुसार जी थे इतिहास में इनको अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार को पहले तो मित्र घात भी कहा गया है, शत्रु विनाशक भी कहा गया है। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन के नाम से भी इनको पुकारा गया है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 युद्ध हुए थे। जब बिंदुसार उस समय के राजा थे, जब गद्दी पर थे, तो इनके समय तक्षशिला में 2 युद्ध हुआ था। जब ये 2 युद्ध हो गया तो इस युद्ध को संभालने के लिए स्वयं नहीं जाते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए आप लोग इस युद्ध को देखिए। तो अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजते हैं कि जाओ जो तक्षशिला में युद्ध हुआ है उसको संभालिए। तो पहले सुसीम जी जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक योग्य शासक ये नहीं थे सुसीम। और अगला अपने पुत्र अशोक को भेजते हैं और अशोक जाते हैं तो इस युद्ध को वहां पर काफी हद तक ठीक कर देते हैं क्योंकि जो अशोक था एक योग्य शासक यहाँ पर अपना मिसाल पेश करते हैं। और आगे सीरिया के शासक से बिंदुसार का काफी गहरी मित्रता था। जो सीरिया के शासक और बिंदुसार दोनों आपस में गहरे मित्र थे। इसी के बजाय सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग किए थे। पहला मांगे कि सूखे हमको अंजीर चाहिए, दूसरा बोले कि अंगूरी शराब चाहिए और तीसरा दार्शनिक मांग किए थे। जो बिंदुसार जी थे सीरिया के शासक से 3 वस्तुओं की मांग करते हैं। पहला बोलते हैं कि सूखे अंजीर चाहिए, दूसरा बोलते हैं कि अंगूरी शराब चाहिए और तीसरा बोलते हैं दार्शनिकों को मांगते हैं। लेकिन जो सीरिया के शासक थे सूखे अंजीर एवं अंगूरी शराब दे देते हैं, लेकिन दार्शनिक मांग को वे नहीं देते हैं। इसके बाद इनका अगला उत्तराधिकारी आता है अशोक, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी आते हैं अशोक। और अशोक भी 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक गद्दी पर रहते हैं। तो ये तो
273 बीसी में इनका समाप्त हो गया था, लेकिन ये बैठते हैं गद्दी पर 269 बीसी। तो यहाँ पर 4 सालों का गैप हो जाता है। यह गैप ऐसा बोला जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार कि अशोक ने अपने गद्दी पर बैठने के क्रम में अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। इसी कारणवश इनको 4 साल गद्दी पर बैठने में विलम्ब हो गया था। यानी कि जो अशोक जी थे अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं, ये जैन ग्रंथों के अनुसार है। ये सिर्फ जैन ग्रंथों का मानना है कि जो अशोक जी थे अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो पटना के आगम कुआं है उसी में डाल देते हैं, उसके बाद ये गद्दी पर बैठते हैं। ये सिर्फ बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार है। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, लेकिन बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 बीसी में गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठने से पहले जो अशोक थे अवंतिका का राज्यपाल हुआ करते थे, यानी गद्दी पर बैठने के पूर्व ये अवंतिका का राज्यपाल भी थे। अशोक का नाम अशोक जो थे, अशोक का नाम अशोक मास्की या गुर्जला अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम जो अशोक है ये मास्की या गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम मिलता है कि अशोक था। 261 बीसी में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध यानी कि उड़ीसा में हुआ था। 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में। इस युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में लोग भाग लिए थे और इस युद्ध में हजारों लाखों लोग का जान चला गया था। हजारों लाखों लोग को इसमें पकड़कर कैद कर लिया गया था। जब युद्ध समाप्ति होता है तो युद्ध समाप्ति के बाद जब रणभूमि में अशोक जाते हैं तो वहां पर हजारों की संख्या में लोगों को तड़पते हुए देखते हैं। बहुत संख्या में व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतारे हुए देखते हैं। बहुत काफी मात्रा में खून देखते हैं, जिसके चलते इनका जो हृदय था विचलित हो जाता है, यानी कि हृदय कांप जाता है और यहीं पर ये प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद हम युद्ध कभी भी नहीं करेंगे। आज के बाद ये प्रण ले लेते हैं कि आज के बाद कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे और यहीं पर भेरी की जगह धम्म को अपना लेते हैं। यहाँ पर स्वीकार कर लेते हैं कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे। यहीं पर इन्होंने भेरी की जगह धम्म को अपना लेते हैं और यहाँ से बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं। बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं और यहाँ बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म की प्रचार करने लगते हैं। बहुत जोरों से ये प्रचार करने लगते हैं। बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए शिलालेखों पर ये लिखवाते हैं, बौद्ध धर्म को प्रचार करते हैं और इन्होंने धर्म महापात्रों की नियुक्ति भी करते हैं। इनके दरबार में धर्म महापात्रों की नियुक्ति भी करते हैं और काफी मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए श्रीलंका में अपने पुत्री को भेजते हैं, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए भेजते हैं। यानी कि काफी हद तक ये बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। अपने शिलालेख पर खरोष्टी में अपने शिलालेखों पर ये लिखवाते हैं। उस समय लिपि लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्टी लिपि होता था और एक ब्राह्मी लिपि होता था। यानी कि जो खरोष्टी लिपि लिखा जाता था वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो खरोष्टी लिपि लिखा जाता था वो दाएं से बाएं लिखा जाता था और जो ब्राह्मी लिपि था वो बाएं से दाएं लिखा जाता था। और काफी ये लिपि को लिखवाते हैं अपने शिलालेखों पर और बौद्ध धर्म का बेफिक्र प्रचार करते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म को प्रचार बहुत अपने दिलों और जान से करते हैं, क्योंकि ये कलिंग युद्ध में इतना न जान चला गया था जिससे इनका हृदय विचलित हो गया था और यहीं पर ये प्रण कर लिए थे कि आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे। और यहीं पर इन्होंने भेरी की जगह धम्म को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक वेदरथ जी आते हैं जो 185 बीसी में, और मौर्य वंश का ये अंतिम शासक थे वेदरथ जी। वेदरथ की हत्या इनका ही सेनापति पुष्यमित्र सिंह कर देता है और उसके बाद यहाँ पर शिशु वंश की स्थापना
हो जाता है। तो एक बार पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं कि मौर्य वंश के जानकारी के क्या स्रोत है। तो मौर्य वंश के जानकारी के दो स्रोत है, पहला साहित्यिक स्रोत है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में आता है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, मुद्राक्षस और बौद्ध जैन ग्रंथ। यानी कि जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है, राजनीति के ऊपर जो पुस्तक है, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। उसके बाद इंडिका है जिसका लेखक मेगास्थनीज है, इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। उसी प्रकार पुराण है, मुद्राक्षस है और बौद्ध जैन ग्रंथ, इन्हीं सब पुस्तकों से मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। पुरातात्विक स्रोत से भी, अशोक के शिलालेख से भी मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है। उसके बाद मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जी मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं का ही नाम है, इनका ये गुरु थे। मौर्य वंश 322 बीसी से 298 बीसी तक रहता है। बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्राक्षस में इन्हें शूद्र कहा गया है। जस्टिस एसडेपो इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस तथा एपियन प्लूटार्कस इतिहासकार ने इसे एंड्रोकोटस के नाम दिए हैं। और आगे चलकर इसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने पहचान किया है कि जो सेंड्रोकोटस हो या एंड्रोकोटस से कौन व्यक्ति थे, तो ये व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। सेल्यूकस से युद्ध होता है 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 बीसी में युद्ध होता है। और इस युद्ध में सेल्यूकस जी हार जाते हैं। हारने के बाद यहाँ पर एक संधि किया जाता है और ये संधि के बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। तब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य इन्हें 500 हाथी दान में देते हैं और इसके बदले में जो हेलेना व्यक्ति था, जो हेलेना था चंद्रगुप्त मौर्य जी को गांधार तक्षशिला क्षेत्र को सौंप देता है। और उसके बाद सेल्यूकस की पुत्री का शादी सेल्यूकस की पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया जाता है। जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को रन दिए थे। और 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला में, और वो भी संलेखन पद्धति के द्वारा यानी कि उपवास के द्वारा इनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार आते हैं 298 बीसी से 273 बीसी तक। और बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना गया है। और बिंदुसार को जैन ग्रंथों में शीर्षसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र पहला सुसीम को भेजते हैं और उसके बाद अशोक को भेजते हैं, जो अशोक काफी हद तक इसमें अपना भूमिका निभाते हैं। सीरिया के शासक से बिंदुसार का काफी मित्रता था, जिस वजह से अपने सीरिया के शासक यानी दोस्त से 3 वस्तुओं की मांग किए थे। पहला बोले थे सूखी अंजीर, दूसरा बोले थे अंगूरी शराब और तीसरा बोले थे दार्शनिक मांग किए थे, जो उन्होंने 2 चीज दे दिए थे, सूखी अंजीर और अंगूरी शराब। इसके बाद इनका अगला बिंदुसार का अगला अधिकारी आता है, उत्तराधिकारी अशोक जी आते हैं। 269 बीसी से 232 बीसी तक शासन करते हैं। बौद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं और गद्दी पर बैठने से पहले ये अवंतिका क्षेत्र का राज्यपाल थे। अशोक का नाम अशोक मास्की या गुजरा अभिलेख में मिलता है। 261 बीसी में कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है, जो अशोक के 13वां शिलालेख में इसका वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है। इस कलिंग युद्ध में बोला गया था कि बहुत सारे व्यक्तियों का जान चला गया था, यानी कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ के लोगों को मृत्यु हुआ था। हजारों लाखों की संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया था। और युद्ध पश्चात के बाद जब रणभूमि में अशोक जी जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहां पर तड़प रहे, बहुत सारे मात्रा में खून का वहां पर धाराएं बह रही थी, जिससे इनका हृदय विचलित हो जाता है। और यहीं पर अशोक जी निर्णय ले लेते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा, और यहीं पर भेड़ी की जगह धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और यहीं से बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं। और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म को प्रचार करने लगते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेज देते हैं, यानी कि
महेंद्र वर्मन एवं सुमित्रा को ये श्रीलंका भेज देते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए और अपने भी जी जान से बौद्ध धर्म की प्रचार करते हैं। शिलालेखों पर लिखवाते हैं, जय जय पत्रों के शिलालेख पर लिखवाते थे बौद्ध धर्म के बारे में और इसको प्रचार करते हैं। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक विद्रथ आते हैं। 185 BC में मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, लेकिन इनका ही सेनापति विद्रथ का ही सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने विद्रथ की हत्या कर देता है और इसके बाद यहाँ पर शिशु वंश की यहाँ पर मौर्य वंश का समाप्ति हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग अशोक के जो 14 शिलालेख है उस शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।